दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। आगे है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत एवं तीसरा सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। आगे है, कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। आगे है, जनरल डायर को उनके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। आगे है, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा गया था। अब आइए चलते इसके प्रश्नकोश को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका उत्तर है C, अर्थात इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं।
भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। अब अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो इसका उत्तर है बी, सन 1919 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था क्या? तो इसका उत्तर है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों को सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 1 और 2। अर्थात रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और 2 है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। अब आगे इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन में ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो इसका उत्तर है ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था क्या? तो इसका उत्तर है बी, रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेरा एवं अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर है डी, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी
श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अब अगला प्रश्न है, द अनार्कटिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था क्या? तो इसका उत्तर है ए, रॉलेट एक्ट। द अनार्कटिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो इसका उत्तर है बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटना है। अब अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? तो इसका उत्तर है सी, 13 अप्रैल 1919। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका उत्तर है बी, रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, जालियांवाला बाग त्रासदी से। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो इसका उत्तर है सी, अमृतसर। अगला प्रश्न है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किनके? तो इसका उत्तर है डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदायक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका उत्तर है बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। अब अगला प्रश्न है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति थे कौन? तो इसका उत्तर है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदायक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। अब अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो इसका उत्तर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? तो इसका उत्तर है सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो इसका उत्तर है बी, जालियांवाला बाग जनसंहार। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका उत्तर है सी, चौरी चौरा की घटना। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इसका उत्तर है सी, शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका उत्तर है सी, सर शंकर नायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहली घटना है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार होना और फिर है 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन होना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। अब अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका उत्तर है बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है डी, जालियांवाला बाग। अब अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा? तो इसका उत्तर है सी, उधम सिंह। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। आगे है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो इसका उत्तर है डी, उधम सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने लंदन में मारा किसे? तो इसका उत्तर है सी, सर माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? तो इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। अब अगला प्रश्न है, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो इसका उत्तर है बी, जालियांवाला बाग का नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका उत्तर है सी, दी रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इस प्रस्ताव में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इस प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।